इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब ऐसे की मेन बॉडी पार्ट पे चलते हैं जिसमें आपको पता है कि प्रीवियसली हमने आउटलाइन बनाई थी ऐसे की। ये आउटलाइन है हमारी। और अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको कंटिन्यूटी होगी कि उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन लिखा और वो भी लाइन बाय लाइन लिखा है, तो हमें उसकी भी एक आइडिया है कि किस तरीके से लिखा है, तो आपको ये भी क्लियर होगा। अब आपसे ऐसे का इंट्रोडक्शन आउटलाइन कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। अगेन थीसिस स्टेटमेंट ये भी मैंने आपको जनरली बताई है, बट इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मैंने सोचा है जिस पे हम ऐसा करेंगे कि 8 से 10 ऐसे मैं लूँगी CSS के ही, और उसकी मैं थीसिस स्टेटमेंट आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। और बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कोई 3-4 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे और लगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें टाइम पे पेपर को कवर भी करना है। ठीक है। अब ये हमारी स्टार्ट होगी आउटलाइन का मेन पार्ट। कहाँ से? यहाँ से देखें, इकोनॉमिक एनालिसिस ये वाला करते हैं पहले। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, इंट्रोडक्शन हमारा मेन पार्ट होता है जिसमें हमें लिखना होता है कि टॉपिक क्या है और ऐसे में हम क्या बताने वाले हैं। बैकग्राउंड क्या था कि हमें टॉपिक के बारे में, जैसे उसकी हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री के बाद प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, ये चीज़ बतानी है। और थीसिस स्टेटमेंट होती है कि आप ऐसे के बारे में जो आइडिया बिल्ड कर रहे हैं ना, मेजर उसको कहते हैं। लेकिन अगेन एक मैं वीडियो बना दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा उसमें। अभी हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट है और एक केस स्टडी मैंने ये दिया है। अब जो पहले की आउटलाइन थी उसमें ये केस स्टडी मैंने मेंशन नहीं की थी, तो अभी मैंने इसको फाइनलाइज़ किया है। तो ये फिलाडेल्फिया की रिसाइक्लिंग प्रोग्राम है, मैं बताऊंगी क्या है, क्यों लिया है। इसको अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख रही हूँ, लेकिन आपने ऐसे करना है। देखें इसकी ए बड़ी, और देन ये बी। आप वहाँ पे इस चीज़ का खुद ध्यान रख सकते हैं। जी, तो अब ये मैंने टाइप कर दिया। अब एक-एक वर्ड अगर टाइप करने के लिए वीडियो रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगी। अब देखें, बहुत सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ सी रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट इज़ डन थ्रू इकोनॉमिक एनालिसिस। सही है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इकोनॉमिक एनालिसिस के थ्रू ये हमें पता लगती है। एंड दैट रिवील्स मल्टी फेसेटेड एक्सपेंस। इसकी मीनिंग होती है कि तरह के बहुत तरह के, मतलब बहुत काइंड्स के, बहुत टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ये आप याद कर लें। अगर नहीं होते कोई बात नहीं है, इसमें आप काइंड्स लिखते हैं, टाइप्स लिखते हैं, वो इसमें कोई ये नहीं होता कि मार्क्स कर देंगे। देन अब हमने आगे बढ़ना है कि ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग आर कंसिडरेबल एंड कॉम्प्लेक्स एज वेल टू अंडरस्टैंड एंटायर प्रोसेस। और वो प्रोसेस कौन सा है कि हम जो मटेरियल कलेक्ट करते हैं, और वो प्रोसेस कौन सा है, हम जो मटेरियल कलेक्ट करते हैं और फिर उसको रीयूज़ करते हैं या रीसेल करते हैं। ठीक है। ये हमारा आ गया कि हमने जब, ये मैं ये बता रही हूँ कि देखिए आपने जब मेन हेडिंग लगानी है ना। अच्छा, ये भी चीज़ है मुझे अभी याद आई कि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं कि जैसे आपने ये हेडिंग लगाई, डायरेक्ट इसके बाद या तो दूसरी हेडिंग लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना है आपने। अ, कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये अप्रोच जो है वो अच्छी नहीं है, पेपर क्लियर करने जैसी नहीं है। जहाँ पे आपने ये हेडिंग लगाई, अब आपने कुछ भी हो जाए, 2 से 3 लाइन्स, बेशक 1 सेंटेंस ही हो, आपने यहाँ पे देना है, कोई और ना हेडिंग लगाने से पहले। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद था हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट। लेकिन अगेन मैं ये लिख लूँगी, क्योंकि फिर एक-एक सेंटेंस अगेन आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है। अब ये देख लें, हो गया। अब ये ऑपरेशनल कॉस्ट मैंने टाइप कर लिया। वैसे देखिए कि इनिशियल फेज़ जो रिसाइक्लिंग का है वो ऑपरेशनल कॉस्ट ही होता है। ये मैं डिटेल्ड इससे आपको इसलिए समझा रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो नहीं अटेंड कर सकते कोई एकेडमी, फीमेल्स होती हैं, मेल्स भी इवन हैं, कहीं रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी सिचुएशन होती है। और उसके लिए ना
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि मेरी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो सीएसएस का पेपर तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ ऐसे राइटिंग नहीं, मैं सारे ही सब्जेक्ट्स कवर करूँगी जितने मुझे आते हैं एक्सेप्ट फॉर मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स। तो अब ये ऑपरेशन कॉस्ट देखें। मेरी आप अगर इंग्लिश पे फ़ोकस करेंगे तो बहुत सिंपल मैंने लिखा हुआ है इनिशियल फेज़। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। द इनिशियल फेज़ ऑफ रिसाइक्लिंग इन्वॉल्व्स, देखिए यहाँ पे मैंने इन्वॉल्व्स लिखा है, ज़रूरी नहीं है आप इन्वॉल्व लिखें। देखें इज़, जैसे इज़ बेस्ड ऑन, ये भी लिख सकते हैं, इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल्स। अच्छा, ये जो जैसे, हाँ, जो बीच में आर्टिकल्स आते हैं ना, वो मुझे, मैंने आपको जैसे बताया 6-7 साल की मुझे प्रैक्टिस है ऐसे राइटिंग की, तो उसकी वजह से ना मुझे ज़रा इनमें थोड़ा-सा एक वो हो गया है कि प्रैक्टिस है, कमांड हो गई है, जो भी आप कह रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी हो जाए। कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटीरियल, अब वो कलेक्ट कौन-सा है? व्हिच इज़ अ लेबर इंटेंसिव एंड लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग प्रोसेस। जो इनिशियल फेज़ है वो क्या है? उसमें लेबर होगा और लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग होगा। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ ये है कि मटेरियल उठाने के लिए जो हमारा स्टाफ होगा वो लेबर, और लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग, ये लॉजिस्टिकली की मीनिंग है कि जो जैसे सप्लाई चेन जिसको आप कहते हैं, या फिर अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि वो कचरा उठाने वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, वो जो एक कॉस्ट लगती है ना, इसको कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको ना हम ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ जब आपको बिज़नेस में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में करनी होती है, तो उनकी सारी जो खर्चे होते हैं ना, उसको हम ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। अब देखें यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूड द एक्सपेंसेस ऑफ लेबर, फ्यूल भी लगेगा जो गाड़ी आएगी, और उसकी मेंटेनेंस भी होगी, कलेक्शन व्हीकल की, क्योंकि आपको पता है कि वो लाजमी सी बात है कि वो वेस्ट मटेरियल उठाने वाली है। फॉर इंस्टेंस इन अ लार्ज अर्बन सेटिंग, जैसे हम कहते हैं कि शहरी एरियाज जो हैं, जो हम सिटीज़ कहते हैं, तो ये जैसे मैंने यूज़ किया है ना वर्ड, ये होता है कि बताने के लिए कि बिल्कुल लेमन लैंग्वेज ना हो, इसके लिए ये मुश्किल नहीं होता। ये भी अगेन आप लिखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। Fleet of trucks are required to navigate the city, pick up recyclable from numerous household or businesses and transport them to sorting facilities। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना सॉर्टिंग, तो जो यूजेबल, ये रीयूज़ करते हैं मटेरियल को, तो उसको पहले सॉर्ट करेंगे कौन सी चीज़ काम की है, बिल्कुल ही अगर कोई प्लास्टिक की बॉटल है काम की नहीं है तो उसको फिर फेंक देंगे, इस तरीके से होता है। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल, व्हीकल मेंटेनेंस आर सब्सटेंशियल, मतलब ये ना चेंज होते रहते हैं मार्केट के फ्यूल प्राइस के हिसाब से, और ऑल्सो या फिर एडिशनली। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्या है। कुछ जो वर्ड्स मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन आपकी भी हो सकती है, और आप करेंगे तो ज़रूर होगी, और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर करेंगे इन वीडियोस के बाद। मुझे देखें, ये वर्ड्स है ना, मोर ओवर, एडिशनली, ऑल्सो, सिमिलरली, और हाउएवर। ये कुछ वर्ड्स ये वाले ऐसे होते हैं कि आप अगर इनको ना यूज़ में लेकर आएँगे तो आपके बहुत काम आएँगे ये। अब इसका सॉल्यूशन एक ये भी निकाल सकते हैं कि आप अपना ऐसे सॉल्व करके मुझसे चेक करवा लें, और मैं आपको ये चीज़ फिर क्लियर कर दूँगी, क्योंकि हर कैंडिडेट की ना अप्रोच डिफरेंट होती है। सबके लिए एक ही तरह का लेक्चर और एक ही तरह की गाइडेंस नहीं होती। तो कहीं पे ये होगा कि किसी-किसी कैंडिडेट को ये चीज़ें होती हैं, बस इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देना होता है, थोड़ी-सी पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, और बहुत अच्छा ऐसे वो ऑलरेडी लिख रहे होते हैं। कोई-कोई ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच जैसे मैंने स्टार्ट किया उसकी ज़रूरत होती है, होते वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और फिर बहुत जल्दी वो पिकअप भी कर लेते हैं, और फिर वो प्रैक्टिस के साथ उनका भी ऐसे परफेक्ट हो जाता है। फिर कुछ होते हैं जिनको जिन्होंने पेपर्स दिए होते हैं, आधा आपको आ रहा होता है, फिर आधा समझ में नहीं आता, तो इस हिसाब से ये जो मेरे लेक्चर्स हैं, मेरे वीडियोज़ हैं, ये ऐसे ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप अकेडमी में जाते हैं, हम लोग लेक्चर्स अटेंड करते हैं और 1-2 घंटा बैठे होते हैं। तो आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब
ऑपरेशनल कॉस्ट ये मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल बजट जो होती है वो उस पे इसका असर होता है, सॉरी इकोनॉमी पे। तो अब ये देखें कि बजट पे असर होता है इसका। अब रिसाइकलिंग का जो है ना, ये 2 प्रोसेस इसमें होते हैं। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फर्स्ट ऐसे है, अगर बिल्कुल आप न्यू हैं तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें समझ में आती जाएँगी कि क्या कंसेप्ट लेके हम लिख रहे होते हैं। तो अब ये सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल बाय टाइप किस टाइप के हैं, मतलब जैसे रबर है या फिर प्लास्टिक है या फिर जो है वो शीशा है, कोई भी चीज़ है ना, उसके हिसाब से। और फिर ये बताया हुआ कि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हमारे लिए क्या, कि स्किल्ड वर्कर्स हो हमारे। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी मशीनरी जो है वो उसकी भी कॉस्ट फर्दर इंक्रीज होती है। इसमें मैंने अगेन मेजर जो एग्जाम्पल दिया ना वो चाइना सॉर्ट पॉलिसी का दिया है। अब ये पॉलिसी ऐसे है कि ये लोग ना फ़ॉरेन से रिसाइक्लेबल मटेरियल मंगवाते हैं चाइना में, और ये इसकी बहुत लार्जेस्ट बड़ी मार्केट है जिसमें टन्स ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल जो है वो इनके पास होता है, और एनुअल बेसिस पे, डेली नहीं। तो ये चीज़ें हैं जहाँ तक मैंने लिखा कि म्यूनसिपैलिटीज़ और दूसरी जो रिसाइकलिंग कंपनीज है वो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट पूरा हो गया। सॉरी नहीं हुआ, फिर इसमें केस स्टडी रहती है। तो अब चलें केस स्टडी की तरफ चलते हैं। इसको भी लिख लेते हैं ना पहले। जी, जी अदना, ये हो गया। देखिए इसमें भी रिसाइकलिंग प्रोग्राम जो है वो फिलाडेल्फिया में, उसको बहुत सारे ना चैलेंजेस हुए थे और मेजरली ऑपरेशनल कॉस्ट के। हमने केस स्टडी इसी वजह से दी है क्योंकि देखें ये ऑपरेशनल कॉस्ट से रिलेट कर रही है। ये आपको चीज़ समझनी चाहिए। केस स्टडी और एग्जाम्पल, केस स्टडी जब आप लिखते हैं ना तो ये एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। एग्जाम्पल जो है वो ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी इस चीज़ को पकड़ के चल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस और एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप ना केस स्टडी या सिनेरियो के नाम से डालेंगे तो वो चीज़ हिट करेगी ना वहाँ पे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद कर लें। तो इनकी जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट $45 मिलियन से एनुअल बेसिस पे एक्सीड करेगी, मतलब ज़्यादा हो रही थी। हालांकि डिस्पाइट, अब देखिए ये यहाँ पे ना जैसे मैंने लिखा है कि 45 मिलियन एनुअली डिस्पाइट इट्स इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखें क्योंकि ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद चीज़ें क्लियर होती हैं इंग्लिश की। मुझे पता है कि आप बिगिनर हैं या फिर पहले बिगिनर ना हो, फिर नॉन नेटिव होते हैं या फिर हमें इतनी नहीं आती चीज़ें समझ में। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे बट देयर वर, ये देखें एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पे है दी प्रोग्राम्स फाइनेंशियल डेफिसिट, ये भी थोड़ा प्रैक्टिस की बात होती है। ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल डेफिसिट ऑफ द प्रोग्राम है, और लेड टू नहीं लिखें, लेड टू ना लिखें, रिजल्टेड एंड लिखें इन री एवेल्यूएशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। मार्केट कंडीशंस इसकी ख़राब हो गई, इसकी वजह से कोलैप्स हो गई। रिसाइकलिंग मटेरियल जो है वो 2018 में फिर उन्होंने एक जो इनकी बजट कह दें कि या फाइनेंशियल लॉस में वो चला गया। इसलिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इंक्लूड की गई थी, जैसे प्रोसेसिंग की जो फ़ी है वो लो की जाए और पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जैसे आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो कम हो। ठीक है, अब अगेन आ जाते हैं हमारे किसकी तरफ, ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस की तरफ। इन्वायरमेंटल एनालिसिस ऑफ रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, ये भी इसी तरीके से हम करेंगे। अपने अच्छा इसको रिव्यू कर लेते हैं हम। ये हो गया, क्या होगा, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, हमने उसके बारे में थोड़ा सा बताया। उसके बारे में, उसके बाद हमने उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में बताया कि वो किस तरीके से काम कर रही है टॉपिक के साथ फ्लो में। अच्छा, ऑफ टॉपिक नहीं जाना है हमने, बातें करते करते ना निकल नहीं जाना कहीं और आपने रिसाइकलिंग पे ही रहना है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सिर्फ 2 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए वहाँ पे। और ये हमने उसकी केस स्टडी दे दी, और उसको केस स्टडी को हमने स्पेसिफाइड कर दिया, मतलब कि पर्टिकुलर जो केस स्टडी है उसका नाम देके ना बता दिया। अब यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट जो है वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस ऑफ
रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स अब इसका ये है कि आप यहाँ पे ए बड़ी और आर बड़ी और पी बड़ी ये सारी चीज़ें कर दें तो ठीक है, अच्छी बात है। और करें भी लाजमी, जब आप पेपर करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कर ही देते हैं। है ना, सिखाने वाला सुस्त तो फिर करने वाला भी सुस्त। चलिए सही है, हो गया। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगेन एक एक वर्ड नहीं लिखते क्योंकि हाँ जी, हो गया ये। इसमें बहुत ज़्यादा ना टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में और भी आ रही थी। ख़ैर मैं वो बता देती हूँ आपको किस तरीके से थी। अब ना रिसाइक्लिंग का जो मेन पर्पस होता है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल तो बहुत चीज़ें बन रही हैं, बहुत चीप प्राइस पे बन रही हैं, तो क्या ज़रूरत है रिसाइकिल करने की चीज़ों को। आपके भी माइंड में आता हो क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा था, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ये चीज़ कही थी कि पहले रिसोर्सेज कम थी, लेकिन अब तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। मीन्स कि अगर आप यूज़ करते जाएं तो चीज़ें फेंकते जाएं, यूज़ करते जाएं, लेकिन इन रिसोर्सेज को यूज़ करने का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे पड़ता है। हम जब प्लास्टिक की बॉटल्स बाहर फेंकते हैं, फिर उनको आग लगा के हम जला देते हैं, उससे जो एनवायरनमेंट है उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। और जो ज़मीन है वो भी हमारी ख़राब होती है। ठीक है, अब करना हमें ये है कि उसको हमें सेव करना है, क्योंकि जस्ट हमने नहीं रहना ना, फ्यूचर जनरेशन्स भी यहाँ पे आनी है, उन्होंने रहना है। और सिर्फ हम नहीं रह रहे, जानवर भी यहाँ पे रहते हैं, पौधे भी हैं, सब। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है उनका मेजर इम्पैक्ट किस पे होता है, एनवायरनमेंट पे होता है। अगर आप रिसाइकिल करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिस्पाइट द इकोनॉमिक चैलेंजेस that recycling program often face. अच्छा, the environmental and social benefits can provide substantial and far-reaching impact. अब ना, despite the economic challenges that recycling program often face, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने इसको there are many economic challenges where the environmental and social benefits they provide are substantial। जी, तो अभी आपको छोटी-छोटी चीज़ें समझ में आ गई ना कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ी-सी भी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चेंज करती हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि इतना मुश्किल ही लिखना है, आप उसको ईज़ी करके भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑफ रिसाइक्लिंग में मैंने जो दिया यहाँ पर वो था एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अच्छा, हम देखते हैं कि हमने अपनी आउटलाइन में क्या लिखा था कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, तो हमने इसको एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और हमारा था रिसोर्स कंजर्वेशन और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि ना मैंने इसमें हेडिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखते हुए एनवायरमेंटल बेनिफिट्स लगा दिया। ये अब रिडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेजर एनवायरमेंटल बेनिफिट यही है कि आपका जो वेस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। और ये सारा कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है, आपके पास जो जनरल आइडियाज़ हों कि जी हमारे इन्वायरमेंट और जो हमारी अर्थ है, जो स्काई है, जो पूरा एक एटमॉस्फेयर है हमारा, उसको किस तरीके से फ़ायदा होता है कि जब वेस्ट मटेरियल रिड्यूस होगा। उसके बाद जो है वो रिसोर्स, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंज़र्व हो जाएँगी, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम रिसाइकिल करते रहेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि पेपर को अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो वो डिमांड कम हो जाएगी न्यू टिम्बर की।
जिससे वो पेपर बनता है तो हमारे जो जंगल है, फॉरेस्ट है, जहाँ पे ये टिम्बर होता है, वो कम हो जाएगा। तो उस इसका ये काम होता है कि ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को बेहतर रखता है जहाँ पर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ना एब्जॉर्ब करके। तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और आप क्योंकि मेरे ख्याल से कि जनरल नॉलेज की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको एवरीडे साइंस का भी बहुत आइडिया होगा, तो वहाँ के भी कुछ आइडियाज़ आप इधर यूज़ कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपने ऐसे राइटिंग लिखनी है तो बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनमें जो भी पढ़ा है वो उधर नहीं यूज़ कर सकते। हर पेपर में आपने जितना भी पढ़ा है ना, उनकी सारी एग्जाम्पल्स का हमने फ़ायदा उठा के और वो लिखनी है चीज़ें। क्योंकि एग्जामिनर एक नहीं है पेपर चेक करने के लिए, अलग अलग पेपर्स के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। अगेन हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी मैंने लिखा है, जिसमें सोशल बेनिफिट्स हमारे, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे करने के लिए हाईलाइट, तो मैंने किया। और ये जॉब क्रिएशन है। आपको पता है कि रिसाइकलिंग का अगर होगा प्रोजेक्ट, उसमें हमारे पास स्टाफ की ज़रूरत होगी, प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी, तो अलग अलग स्टाफ मेंबर्स होंगे। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, पॉवर्टी के लिए कम हो जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि इंडिया और ब्राज़ील की जो कंट्रीज़ हैं उसमें रिसाइकलिंग जो है वो लोग ही कलेक्ट करते हैं। इवन आप यहाँ पे जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया एंड ब्राज़ील, ये चीज़ें जब आप देंगे ना तो ये होगा कि आपका ऐसे जो है वो क्या है, जनरल टॉपिक पे बना हुआ होगा, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान पे नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया, आपने एग्जांपल में पाकिस्तान दे दिया तो एग्जामिनर को पता है कि जी आपको पाकिस्तान के भी हालात का आइडिया है, इंडिया के भी हालात का आइडिया है, तो ये तो ईजी है देना था। लेकिन ये चीज़ आपने दे दी ना, इंडिया ब्राज़ील, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। अब इसमें नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैंने दी है कम्युनिटी इंगेजमेंट एजुकेशन, कि हमारी जो कम्युनिटी है, अच्छा जो लोग एक सोसाइटी में रहते हैं ना, तो मोस्टली एक वर्ड यूज़ होता है कम्युनिटी, ये आप याद कर लें। ये कोई स्पेशल वो नहीं होता कि कोई ग्रुप है लोगों का, नहीं। ये कम्युनिटी है। जैसे हम मैं एक एरिया में रहती हूँ, तो हमारे एरिया में जितने भी लोग रहते हैं ना वो हम एक कम्युनिटी है। आप जिस एरिया में रहते हैं आप लोग एक कम्युनिटी हैं। और अगर लोग अफ्रीका में रहते हैं, उनके भी अलग अलग एरियाज़ होंगे, वो एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये वर्ड आप तो याद कर लें, ये एग्ज़ाम में कुछ अलग अलग पेपर उसमें क्वेश्चंस में भी सॉरी आ जाता है। और इसमें क्या होगा, कम्युनिटी इंगेजमेंट होगी, मतलब लोगों को अवेयरनेस होगी, एजुकेशन मिलेगी उनको कि रिसाइकलिंग क्यों ज़रूरी है। हेल्थ एंड वेल बीइंग, अगेन अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हेल्थ एंड वेल बीइंग आपकी अच्छी ही होगी, पोल्यूशन नहीं होगा और वेस्ट मैनेजमेंट होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी होगी, जिसमें अगेन जॉब क्रिएशन मेन है, मेन जॉब क्रिएशन है। जहाँ पर फिर मैंने एग्जांपल दे दिया साउथ कोरिया की, क्योंकि साउथ कोरिया में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है वो मेजर पार्ट है इकोनॉमी में, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें भी इंक्लूड आप कर सकते हैं। एग्जांपल अगर आपको कोई और एग्जांपल याद हो या फिर आ रही हो, जनरल हो, मे बी किसी कंट्री के रिलेटेड ना हो, वैसे भी हो तो आप दे सकते हैं जो आपने कहीं एवरीडे साइंस या कहीं पर भी पढ़ी हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे थे चैलेंजेस मेरे ख्याल से, जी। चैलेंजेस ऑफ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। अब चैलेंजेस की तरफ चलते हैं, लेकिन इसको भी मैं लिख लूँगी, जैसे आपका टाइम इसमें ज़्यादा ख़राब ना हो। चैलेंजेस क्या है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस में? जी, तो जी, अगेन ये भी जो है वो थोड़ा-सा लेंदी हो गया, लेकिन ज़रूरी भी था, वर्ड काउंट भी पूरा करना है। तो चैलेंजेस जो हमारे थे आपको याद होंगे, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं। जो हमारा प्राइमरी बैरियर है वो यही है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। आप समझ सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलप में, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा है कि मेजर बैरियर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव में टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस हैं। उसमें देखें, मिक्स्ड प्लास्टिक प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंज, ठीक है। अभी प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं ना, वो आप एयर कूलर टूट गया, उसका भी प्लास्टिक का मटेरियल है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी है वो भी प्लास्टिक का मटेरियल है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो वो सॉर्ट करने के लिए मतलब अलग-अलग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है। और इवन आप मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं कि ये चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिफरेंट रेंज पर हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप में बहुत कम रेंज पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के लिए, कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, प्रोसेसिंग फैसिलिटी इतना ज़्यादा इशू है कि आप ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं तो कहीं पे पॉलिसीज़ हैं, कहीं पे फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। जहाँ पर मैंने अगेन वही चाइना स्वॉट पॉलिसी दे दी है, जिन्होंने 2018 में रखा था कि हम जो है वो रिसाइक्लिंग मटेरियल जो है वो मतलब वर्ल्ड वाइड वो लेंगे फॉरेन कंट्रीज से, उसको रिसाइकिल करेंगे। तो आप अगेन मुझे यहाँ पे मार्केट डायनामिक का लगा कि जो अगेन पब्लिक परसेप्शन का बहुत ज़्यादा एक रोल होता है और पार्टिसिपेशन उनकी, क्योंकि वो इस अच्छी हैबिट्स में ना पार्ट बनना चाहते हैं। आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, सोसाइटी के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो सिटीजन्स जो है वो उस पर प्रॉपर काम करते हैं, प्रैक्टिस उस पर अपनी लेकर आते हैं। ठीक है, केस स्टडी में मैंने सक्सेस एंड फेलियर दिए हुए हैं कि एक नोटेबल स्टोरी है सेंट फ्रांसिस्को की, जिसमें ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव लिया हुआ था। ये आप लगाएँगे, आप गूगल में भी मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से सर्च करके कुछ स्टडीज़ ली हैं। उसमें ये था कि जो सिटी है उसमें इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने कि जो रिसाइक्लिंग है वो मैंडेटरी है। तो उसके लिए इन्होंने पब्लिक में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी चलाए और इन्होंने ना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की, जो मैंने आपको पहले बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हम जो कलेक्शन करते हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट है, प्रोसेस होता है वो, तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा एक असर हुआ। इसका क्या हुआ, ये सक्सेस में आई स्टोरी। और फेलियर में कौन सी आई स्टोरी, वो टेक्सास हॉस्टन में थी कि उन्होंने ना इनिशियल स्टेप बहुत अच्छा लिया, स्ट्रगल की, सब किया, लेकिन अगेन उनका जो है वो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उन्होंने जो कलेक्टेड रिसाइकिलेबल था लैंडफिल्स की तरफ फेंकना शुरू किया। उसमें उनको डिफ़िकल्टीज आई और वो चीज़ वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं बना सके। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हम एक सक्सेस और एक फेलियर की एग्ज़ाम्पल दे दें, तो मैंने यहाँ पर वो एग्ज़ाम्पल दे दी है। अब हमारी ये चीज़ कंप्लीट हुई है, कौन-सी है? ये हमारी है एनवायरमेंटल एनालिसिस की ऑफ रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट्स। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर हमने किसी में भी ना इसको नहीं लिया, तो इसको भी हमने 1, 2, 3 नहीं करना। या तो आप बुलेट पॉइंट्स सब में दें, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। मैं आपको बताऊँ, देखिए ये मैंने चीज़ लिखी है, इसके बाद ये वाला आ गया हेडिंग, सब हेडिंग आ गई, उसकी भी सब हेडिंग है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे सबको बुलेट पॉइंट्स देते जाएँ, सबको देना, किसी एक को देना, किसी को नहीं देना, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो वो आप नहीं करें। और हेडिंग्स आपको भले जितनी अ, कम हो, और अगर आप इज़िली मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, रिकमेंडेड सॉल्यूशंस फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगेन इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे रिकमेंडेड सॉल्यूशंस आपको याद होगा कि हमने ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बहुत इजी आपको लेनी है। वो इजी कैसे लेनी है कि जैसे चैलेंजेस हमारे क्या हैं, चैलेंजेस हमारे हैं टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम है, तो पॉलिसीज़ आप लेकर आएँ या इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं। जी, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि लिखनी ज़रूरी है, एक लाइन हो या 2 लाइन्स हो, ऐसे भी ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लगा दें, मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है।
तो हमने अभी क्या लगाया कि एडवांस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, तो वो मैंने उसका लिखा है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हो और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारी बेहतर बनी हुई। तो ये जो चैलेंजेस थे उसी को आपने फॉलो करते हुए लिखना है। तो इसमें तो आप अपनी कहते हैं ना कि कहानी भी लिख सकते हैं कि जी आपने रिकमेंड क्यों किया है। तो आप बता सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ये दिया था, तो आप कह सकते हैं जी सैन फ्रांसिस्को वाली जो केस स्टडी है वो बताती है कि उनकी अप्रोच अच्छी थी, तो आप उनका आइडिया, उनका प्लान जो है वो लेकर उस पर वर्किंग कर सकते हैं। अपने हिसाब से उसको थोड़ी सी चेंजेस के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे है कि आपने टेक्नोलॉजी एट लीस्ट रिसाइकलिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए इंश्योर करनी है कि वो होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, जैसे हमारे जो कॉस्ट हैं वो कम हो और कलेक्शन जो है वो मैक्सिमम लेवल पे हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर तो बनी हुई हैं तो ठीक है, नहीं तो बना के इम्प्लीमेंट करनी चाहिए उसमें, बोथ डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ में। उसके बाद एंड में आएगा कंक्लूजन। अब ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपको पता भी होगी कि वन थर्ड पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन वन थर्ड पार्ट। तो हमारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कितना है। यहाँ तक है हमारा इंट्रोडक्शन। कितना है ये देखिए, 550 वर्ड्स का नज़र आ रहा है। ये वर्ड्स हैं, 550 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन है। इसका वन थर्ड कर लें कितना होगा। अगर तो 600 होता तो 200 हो जाता। तो 150 प्लस इसके वर्ड्स होने चाहिए कंक्लूजन के। ठीक है। जी अब कंक्लूजन हो गया हमारा कंप्लीट। और अब इसके वर्ड्स देख लेते हैं कितने हैं। 159 160 के अराउंड है, इतने ही होने चाहिए। ठीक है। अब देखें कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन आप इन समेशन भी लोग लिखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरे ख्याल से इन कंक्लूजन ठीक है, इसकी आप आदत डाल दें, ये अच्छा वर्ड है। और रिसाइकलिंग इज क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बट नॉट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। ये सारा हमने वही जो लाइन थी वही दिया है। फिर उसको हमने ये लिखा है कि जी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और आपका फ्रेमवर्क, पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कोलाबोरेटिव इनोवेशन ज़रूरी है, स्टेक होल्डर की नॉलेज। अच्छा, यहाँ पर ना आप कोई न्यू चीज़ नहीं लिख सकते। कंक्लूजन में आपको कोई आइडिया आ गया और आपने लिख दिया, नहीं, जो आपने लिखा है वही आप कर सकते हैं। और ये सारी आप चीज़ें जब पढ़ेंगे तो ये पूरी पहले से दी हुई है। उसके बाद अच्छा कंक्लूजन आपने क्या करना है, माइंड में ना एक प्रोसेस रखना है। प्रोसेस कैसे कि कंक्लूजन आप बहुत इजीली अच्छा कैसे लिख सकते हैं। आपने जो यहाँ से स्टार्ट किया ना आउटलाइन, यहाँ तक ये लिखना है कि जैसे था कि रिसाइकलिंग ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। और आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस से ये चीज़ पता लगी कि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्रोजेक्ट फेलियर में आते हैं। और केस स्टडी आपने वहाँ पे नहीं लिखनी है, कंक्लूजन में कभी भी नहीं बतानी। ठीक है। और फिर आपने लिखना है कि एनवायरनमेंटल का भी इम्पैक्ट है और बहुत सारे बेनिफिट्स एडवांटेजेस हैं, हमारी रिसोर्स जो है वो कंजर्व होती हैं, सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। कंप्लीट हो गया। फिर आपने लिखना है कि जी चैलेंजेस ऐसे में जो है वो एनालाइज़ हुए थे और चैलेंजेस हमने देखे कि टेक्नोलॉजिकल हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बताना है कि जी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चैलेंज था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी एक चैलेंज है कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से। और रिकमेंडेड सॉल्यूशंस, फिर आपने कहा कहना है कि जी ऐसे में हमने सॉल्यूशंस हमने, अच्छा आपने वही आई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना, लेकिन ये लिखना है कि ऐसे में रिकमेंडेड सॉल्यूशंस हैं जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बस ये होता है कंक्लूजन। और उसको अगर आप ऐसे एक इमेज रखेंगे ना दिमाग में, एक प्रोसेस रखेंगे ये वाला जैसे कहानी की तरह, तो इजीली आपने जो लिखा है उसको देख देख के आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
जी, तो अब ये ना हमारा वर्ड काउंट थोड़ा-सा कम हो रहा था, तो मैंने कंक्लूजन में इंक्रीज़ किया है। अभी आप देखें कंक्लूजन में हमारा वर्ड काउंट आ रहा है 185। ठीक है, अब वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं होगी। वहाँ पर आपको एक अंदाज़े से लिखना है, जैसे आपको पता होता है 22 टू 23 पेजेज़ आपको लिखने हैं। ठीक है, अब ये है कि ये देखिए लास्ट में मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि एज़ अ रिज़ल्ट देयर इज़ अ नीड टू हैव अ सोसाइटी वेयर रिसाइक्लिंग इज़ एन्श्योर्ड टू सेव बोथ कॉस्ट एंड एनवायरनमेंट वेयर फ्यूचर जनरेशंस आर सेफ। ये जो है ना लाइन, आप खुद भी जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, पॉजिटिव लगेगी। तो इस तरीके के आइडियाज़ आपको देने हैं, जैसे एग्जामिनर को ये चीज़ फील हो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, कैंडिडेट हैं जो भी, तो उसको आपकी ना मेंटलिटी का पता लगेगा। मेरे कहने का मकसद ये है। और यहाँ पर भी मैंने वर्ड काउंट इंक्रीज़ कर दिया। रिकमेंडेड सॉल्यूशंस पे बहुत ज़्यादा कम था, तो इसको भी मैंने सही तरीके से इंक्रीज़ कर दिया है। आप लोगों को अगर सॉल्व ऐसे चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको दे दूँगी। अब ये हमारा जो एसे है, ये स्क्रैच से पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अगर आप इस तरीके का एसे लिखेंगे तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप फेलियर हो जाएँ या आपका पेपर पास ना हो। आपका पेपर बहुत अच्छी मार्क्स से पास होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी नहीं बताई हैं, क्योंकि बिगिनिंग पे इतना ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाती है। देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी इसमें मैंने किसी ग्राफ या चार्ट का यूज़ नहीं किया। बहुत ईज़ी है, मैं आपको समझाऊँगी एक वीडियो में। अगेन मैंने यहाँ पर कोटेशंस का यूज़ नहीं किया, वो भी मैं आपको समझाऊँगी किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने टेबल्स का यूज़ नहीं किया, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको चीज़ समझाऊँगी। ठीक है, और एक वीडियो जो मैंने आपको बताया मैं थीसिस स्टेटमेंट पे अलग से बनाऊँगी, जो मे बी जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक वो वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, एक्सेप्ट मुझे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, और कोई भी सब्जेक्ट हो आप मुझसे सीएसएस के लिए पूछ सकते हैं। और इसके बाद आई होप कि आप जब जाएंगे पेपर देने तो पेपर क्लियर करके आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।